आपको पता है, इंडिया के हाईवेज पर दौड़ने वाला हर तीसरा ट्रक या बस अशोक लीलैंड का है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बैकबोन है। चाहे मुंबई की आइकॉनिक डबल डेकर बस हो, या इंडियन आर्मी का स्टैलियन ट्रक, या फिर स्कूल के बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने वाली ये सनशाइन बसेस, अशोक लीलैंड हमारे हर सफर का हिस्सा है। लेकिन दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट बस और ट्रक मैन्युफैक्चरर्स में अपनी जगह बनाने वाली इस कंपनी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। पहले तो भारत के लोगों ने ही इसे नकारा, फिर इस कंपनी को बनाने वाले फाउंडर एक प्लेन क्रैश में मारे गए, और ऐसे ही अनगिनत स्ट्रगल्स का सामना करके कैसे ये कंपनी आज इस मुकाम पर खड़ी है, आज हम पूरी स्टोरी को डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है 1948 से, जब इंडिया को आज़ाद हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम देश के व्यापारियों को मेक इन इंडिया के लिए इंस्पायर कर रहे थे, और तभी उनकी आवाज़ रघुनंदन शरण नाम के एक फ्रीडम फाइटर तक भी जा पहुंची, जो कि बंटवारे के बाद अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर रावलपिंडी से चंडीगढ़ आ गए थे। आज़ादी के समय वो गांधी जी और नेहरू जैसे नेताओं से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और उनका मानना था कि भारत को सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की भी ज़रूरत है। उन्होंने महसूस किया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और इसी सोच के साथ उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि एक मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश के ग्रोथ के लिए बैकबोन बन सकता है। असल में रावलपिंडी में रघुनंदन जी के पापा की एक कार वर्कशॉप थी, जिसमें उन्होंने बचपन से ही काम किया था, और यहीं से उनके अंदर गाड़ियों के प्रति एक लगाव सा पैदा हो गया। अब जब उन्होंने नेहरू जी का विजन सुना, तो ये ठान लिया कि इंडिया में हम खुद की गाड़ियां बनाएंगे और भारत को अपने दम पर आगे लेकर जाएंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी सेविंग्स और फैमिली सपोर्ट से इन्वेस्टमेंट जुटाया, और 7 सितंबर 1948 को चेन्नई, जो तब का मद्रास हुआ करता था, वहां से अशोक मोटर्स की शुरुआत कर दी। लेकिन ये अशोक कौन था? असल में रघुनंदन शरण ने इस कंपनी का नाम अपने इकलौते बेटे अशोक के नाम पर रखा था। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये भी समझ नहीं आई कि जब रघुनंदन शरण चंडीगढ़ में रहते थे, तो उन्होंने चेन्नई जाकर कंपनी स्टार्ट क्यों की? असल में इसके पीछे 2 मेजर रीजंस थे। पहला ये कि उस समय चंडीगढ़ में इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे, जबकि चेन्नई इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा था, जहाँ कई सारी फॉरेन कंपनीज अपने प्रोडक्शन सेंटर सेटअप कर रही थीं। इसीलिए कंपनी का हेड ऑफिस चेन्नई के राजाजी सलाई इलाके में बनाया गया, जो कि आज भी वहीं पर मौजूद है। शुरुआत में अशोक मोटर्स ने इंग्लैंड से पार्ट्स को इंपोर्ट करके ऑस्टिन A40 कार्स को असेंबल किया और अपने देश में बेचना स्टार्ट कर दिया। हालांकि आज़ादी के बाद का टाइम भारत के लिए इकोनॉमिकली काफ़ी वीक था। अशोक मोटर्स को रॉ मटेरियल और स्किल्ड लेबर जुटाने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़े। कई बार तो फंडिंग की कमी की वजह से प्रोडक्शन रुकने के कगार पर आ गया। लेकिन फिर भी रघुनंदन जी ने दिन रात मेहनत की और इंडिया में ऑस्टिन A40 कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्हें ऐसे वर्कर्स कहाँ से मिले जो कि कार बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर पाएं? एक्चुअली उन्होंने इंडियन वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम शुरू किए। उन्होंने ब्रिटिश इंजीनियर्स के साथ कोलैबोरेट करके भारतीय इंजीनियर्स और मैकेनिक्स को टेक्निक सिखाई, और फिर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जब उन्होंने इंडियन रोड के अकॉर्डिंग ऑस्टिन A40 कार्स में बदलाव किए, तो फिर उनका यह बिजनेस काफ़ी अच्छा चल पड़ा। हालांकि लोगों को इंडियन मेड व्हीकल्स पर भरोसा नहीं था। मैक्सिमम कस्टमर फॉरेन ब्रांड्स जैसे फोर्ड और शेवरलेट को ज़्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन फिर रघुनंदन जी ने लोगों को कन्विंस किया कि इंडियन व्हीकल्स भी भरोसेमंद और ड्यूरेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये यहीं के रोड कंडीशंस के हिसाब से बनाए गए होते हैं। खैर, इन सभी बातों से लोग तो कन्विंस हो गए, पर फिर रघुनंदन शरण ने देखा कि भारत की तेजी से डेवलप हो रही इकोनॉमी को पैसेंजर कार्स से कहीं ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल्स की ज़रूरत है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स को बनाने के लिए उनके पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करके आगे बढ़ा जाए जो कि पहले से ही इस सेक्टर में काम कर रही हो, और फिर इस तरह से लीलैंड मोटर्स के साथ में बातचीत आगे बढ़ाई गई, जो कि इंग्लैंड की टॉप हैवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में से एक था। पर दोस्तों, सिर्फ पार्टनरशिप से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए फंड्स की जरूरत तो पड़ती ही है। ऐसे में रघुनंदन